ऑफिस का पूरा दिन निकल गया था। आखिरकार शाम हो चुकी थी। सूरज की रोशनी धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी। अर्थ अपने कैबिन में था जब वैदेही उसके कैबिन में इजाजत लेने आई। जाने से पहले उसकी आंखों में घर जाने की उत्सुकता थी और शायद पारितोष से मिलने की भी। तो अर्थ ने उससे कहा, अगर तुम्हारे पास 15 मिनट है तो क्या तुम कॉन्फ्रेंस रूम में चल सकती हो? मुझे एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है, उसके बाद तुम जा सकती हो। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था जो वैदेही ने नोटिस नहीं किया। ओके, ठीक है, मैं 15 मिनट की बाद निकल जाऊंगी। बोलते हुए वैदेही अर्थ के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में आ चुकी थी। रूम में एक हल्की सी ठंडक थी। वैदेही और अर्थ डिस्कशन में बिजी थे। अर्थ नए प्रोजेक्ट के बारे में समझा रहा था। उसके चेहरे पर एकाग्रता थी। अर्थ और वैदेही के फोन अर्थ के कैबिन में ही रखे थे, जो कि प्लान के तहत वहां छोड़े गए थे। 15 मिनट की जगह आधा घंटा हो चुका था। वैदेही थोड़ी बेचैन होने लगी थी। उसके दिमाग में पारितोष का डिनर प्लान घूम रहा था। फिर अर्थ ने कहा, अब तुम जा सकती हो, बाकी का काम मैं खुद संभाल लूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी संतुष्टि थी। ओके, बोलकर वैदेही जाने को हुई तो उसे नोटिस किया कि कॉन्फ्रेंस रूम को किसी ने बाहर से लॉक कर दिया है। वैदेही ने अंदर से कैबिन के हैंडल को मूव करके देखा तो रूम वाकई में लॉक था। उसकी आंखें बड़ी हो गई। एक पल के लिए घबराहट उसके चेहरे पर छा गई। उसने अंदर से नॉक किया, लेकिन बाहर कोई होता तो जवाब आता। ऑफिस पूरी तरह से खाली हो चुका था। सन्नाटा पसरा था। अतीक अर्थ के कहे अनुसार वहां से ऑफिस को लॉक करके चला गया था। अर्थ ने अब अनजान बनते हुए चेयर से वैदेही के पास तक का सफर पूरा किया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, जबकि ये सब उसका प्लान किया हुआ ही था। अब तो वैदेही अर्थ के साथ उस कॉन्फ्रेंस रूम में अकेले फंस चुकी थी। ऑफिस लॉक था तो किसी के सुबह से पहले आने की कोई उम्मीद नहीं थी। वैदेही के चेहरे पर हल्की घबराहट साफ दिख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। वैदेही ने अभी भी हार नहीं मानी। उसके दिमाग में आ रहा था कि पारितोष उसका वेट कर रहा होगा। ये बात उसने सिर्फ अपने तक नहीं रखी, बल्कि अर्थ के सामने बोल ही दी। उसकी आवाज में थोड़ी बेबसी और परेशानी थी। अर्थ, कुछ कीजिए ना, मेरा जाना जरूरी है। पारितोष मेरा वेट कर रहा होगा। मैंने आज उसे डिनर के लिए कहा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि अर्थ उसकी मदद करेगा। अर्थ ने वैदेही की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती और व्यंग्य था। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे उस पारितोष के साथ जाने के लिए मेरे कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा तोड़ दूं, तो तुम्हें बता दूं, ये डोर और इस ऑफिस का हर डोर मैंने इटली से इंपोर्ट करके मंगाया है। एंड तुम्हारे एक स्टूपिड डिनर के लिए मैं ये नहीं तोड़ने वाला। हाँ, अगर मेरे साथ तुम्हें जाना होता तब शायद मैं ये सभी डोर तोड़ देता। अर्थ ने वैदेही से कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक चुनौती का भाव। वैदेही अर्थ की बातें सुनकर उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। असल में तो उसे गुस्सा आ रहा था अर्थ के इस अंदाज पर, लेकिन ये सिचुएशन उसके हिसाब से अर्थ ने नहीं खड़ी की थी, बल्कि खुद से ही उसके सामने आई थी। तो इसके लिए अर्थ को ब्लेम नहीं किया जा सकता था। उसका दिमाग तर्क और भावनाओं के बीच उलझ गया था। वैदेही ने अर्थ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और जाकर वापस चेयर पर बैठ गई। उसकी आंखों में निराशा थी। उसके दिमाग में आया कि क्यों ना किसी को फोन करके हेल्प मांगी जाए। उसने अपना फोन ढूंढना शुरू किया। जब उसे याद आया कि उसका फोन और उसका पर्स तो अर्थ के कैबिन में ही रखा है। एक और निराशा। उसने अर्थ से पूछा, आपके पास फोन है तो प्लीज किसी से हेल्प मांगिए ना। उसकी आवाज में हल्की सी गिड़गिड़ाहट थी। अर्थ ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज में हल्की चिढ़ थी। मेरा फोन मेरे कैबिन में रखा है, तुम अपने फोन से क्यों नहीं ट्राई करती? मेरा फोन भी आपके कैबिन में ही रह गया है। अब क्या होगा? क्या अब हम इसी तरह इस कैबिन में बंद रहेंगे सुबह तक? वैदेही ने घबराते हुए पूछा। उसकी आवाज में डर साफ था। तो अर्थ ने उसकी बात पर सहमति देते हुए कहा, हाँ, जब तक कोई यहाँ आ नहीं जाता हमें यही रहना पड़ेगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही न पड़ता हो, बल्कि वो इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहा हो। इधर पारितोष दोनों के डिसाइड किए हुए रेस्टोरेंट में पहुंच गया था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसे इंतजार करते हुए आधा घंटा हो गया था। उसे पता था कि वैदेही को हमेशा ही लेट आने की आदत है, तो इस बार भी वो लेट ही कर रही होगी। लेकिन अब तो आधा घंटा हो चुका था, तो अब तक तो वैदेही को आ जाना चाहिए था। उसने फोन उठाया और वैदेही को कॉल किया। फोन पर रिंग जा रही थी, पर कोई जवाब नहीं था। वैदेही फोन के पास होती तो कॉल उठाती। आखिरकार पारितोष हार कर 1 घंटा इंतजार के बाद वहां से जा चुका था।
उसके चेहरे पर निराशा और हल्की सी नाराजगी थी। इधर अर्थ के सामने सारी सिचुएशन एक फिल्म की तरह चल रही थी। उसने अज्यूम कर लिया था कि आखिर चल क्या रहा होगा। उसे पारितोष की निराशा का अंदाजा था। उसने अपने सोचे हुए को आज एक बार फिर से पूरा कर दिया था। अब वैदेही पूरी रात उसके साथ उस कॉन्फ्रेंस रूम में रहने वाली थी, क्योंकि ना तो वैदेही का फोन पिक होना था और ना ही अर्थ का। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी जीत को दर्शा रही थी। इधर देवांश भी आज जल्दी ही अपने रूम में सोने चला गया था। उसे पता था कि वैदेही पारितोष के साथ गई है तो डिनर के बाद वो खुद उसे घर ड्रॉप कर देगा। यह आज पहली बार नहीं था जब वो लोग ऐसे डिनर पर गए थे। वैदेही और पारितोष अपनी बिजी लाइफ में से भी एक दूसरे के लिए टाइम निकाल लिया करते थे। वो दोनों बचपन के दोस्त थे। देवांश को उन पर पूरा भरोसा था। अवनी ने देवांश को दूध का ग्लास दिया, जिसे पीकर वो सोने चला गया था। इधर वैदेही को तो चेयर पर बैठे बैठे ही नींद आने लगी थी। दिन भर की थकान उस पर हावी हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे रात हो रही थी उस रूम का टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया था। ठंडक बढ़ने लगी थी। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होने की वजह से उस रूम के एसी टेम्परेचर को अंदर से नहीं बढ़ाया जा सकता था। वैदेही आधी रात तक तो ऐसे ही टेबल पर हेड डाउन करके सोती रही और अर्थ सामने चेयर पर बैठकर अपनी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, क्योंकि उसे तो वैसे भी जल्दी से नींद नहीं आती थी। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। लेकिन जब उसने आधी रात में वैदेही को ठंड से थोड़ा असहज महसूस करते हुए देखा तो वो समझ गया कि उसे ठंड लग रही है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, जो उसके सख्त चेहरे पर अजीब लग रही थी। अर्थ को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसे जाकर वैदेही को उस चेयर से अपनी बाहों में उठा लिया। वैदेही का शरीर हल्का था और उसके छूते वैदेही ने एक हल्की सी आह भरी। उसके पास उसे आराम और कंफर्ट देने के लिए फ्लोर के कोने के अलावा कोई जगह नहीं थी जहां वो उसे अपनी बाहों में होल्ड करके बैठ सकता था और उसको हो रहे ठंड के एहसास को कम कर सकता था। वैदेही ने तो पहले ही अर्थ को उसे अपनी बाहों में उठाते ही उसको हग कर लिया था, जैसे उसे वहीं सबसे ज्यादा सुकून मिल रहा हो। उसकी सांसें अर्थ की गर्दन पर महसूस हो रही थी। अर्थ कॉन्फ्रेंस रूम के कोने में वैदेही को अपनी बाहों में लेकर बैठ गया। उसकी पीठ दीवार से लगी थी। अपनी बाहों में उसे समेटने के अलावा उसने अपने कोट को भी उसे उड़ा दिया था। वैदेही को अब ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। उसके जहन में अर्थ के परफ्यूम की खुशबू घुलती जा रही थी। वो बहुत ही कंफर्ट के साथ अर्थ की बाहों में सिमटी हुई सो रही थी। बिस्तर की कमी तो उसे महसूस नहीं हो रही थी। अर्थ को वैदेही की फिक्र हो रही थी जब उसने उसे ठंड में परेशान होते हुए देखा था। उसने उसे इतनी सी भी तकलीफ नहीं होने दी। उसे पता था कि ये सब उसने जानबूझकर किया है, लेकिन वैदेही को ठंड से परेशान होते हुए वो नहीं देख पा रहा था। एक अजीब सा विरोधाभास उसके अंदर चल रहा था। बदला और परवाह, उन दोनों को ऐसे ही सोते हुए सुबह हो गई थी। लगभग 7 बज चुके थे जब वैदेही की आंख खुली। उसकी आंखों में अभी भी नींद का खुमार था। वैदेही को याद था कि वो चेयर पर सो रही थी, तो फिर यहाँ अर्थ की बाहों में कैसे आई? उसकी आंखें बड़ी हो गई। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। अर्थ की नींद अभी नहीं टूटी थी। वैदेही का चेहरा अर्थ के इतने करीब था कि कुछ इंच का फासला तय करके वो उसे किस कर सकती थी, लेकिन उसने सिर्फ अर्थ की सांसों को ही महसूस किया। अर्थ थोड़ा अकड़ू, खड़ूस, गुस्से वाला और मिस्टीरियस था, लेकिन उसने आज तक वैदेही को ना तो फिजिकली हर्ट किया था और ना ही उसका कभी फायदा उठाने की कोशिश ही की थी। वो अपने बदले को अपने तरीके से अंजाम दे रहा था। उसने वर्मास की कंपनी को पूरी तरह से खोखला कर दिया था और वर्मास की इकलौती बेटी उसी के प्यार में पड़ चुकी थी। वैदेही ने अपने हाथों को एकदम गर्म महसूस किया, क्योंकि वो हाथ अर्थ की चेस्ट पर थे और पूरी तरह से कवर्ड थे। वैदेही ने अपने हाथों को बढ़ाकर अर्थ के चेहरे को छुआ। अर्थ का चेहरा एकदम ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा। वैदेही को कुछ गड़बड़ लगी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। इसके बाद उसने अर्थ के हाथों को छुआ तो वो भी एकदम ठंडे थे, जैसे उनमें जान ही न हो। उसकी सांसें तेज हो गई। वैदेही ने अर्थ को उठाने की कोशिश की तो अर्थ ने बस हल्की सी आंखें खोली। उसकी आंखें अध खुली थी, पर वैदेही उसे पहचान नहीं पाई। उसके बाद उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। वैदेही को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कैसे अर्थ को संभाले। इस समय तो अर्थ के लिए मेडिकल हेल्प भी अरेंज नहीं की जा सकती थी। ऑफिस में कोई नहीं था, बाहर सन्नाटा था, लेकिन फिर वैदेही ने वो किया जिसके बाद उसे पता था कि अर्थ उसे मार ही डालने वाला है, लेकिन ये करना जरूरी था। वैदेही ने अर्थ को बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या अर्थ को होश आएगा? इस अनजाने ऑफिस में अगली सुबह उनके साथ क्या होने वाला है, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।
सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। वैदेही अर्थ से अलग हुई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे जाकर पास में पड़ी हुई एक चेयर उठाई। उसकी आंखों में सिर्फ अर्थ को बचाने की अर्जेंसी थी। अगले ही पल उसने वो चेयर कॉन्फ्रेंस रूम के डोर पर जोर से घुमा कर मारी, जिससे वो दरवाजा चूर चूर होकर जमीन पर बिखर गया। एक पल के लिए उसके दिमाग में अर्थ की गुस्से वाली इमेज आई। उसकी सख्त आवाज गूंजी, लेकिन फिर वो वापस अर्थ के पास आई। उसने अर्थ को सहारा देने की कोशिश की ताकि वो उसे वहां से उठा सके, लेकिन अर्थ जैसे भारी भरकम इंसान को हिला पाना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वैदेही का दिमाग चला। उसे याद आया कि फोन अर्थ के कैबिन में है। वैदेही दौड़कर अर्थ के कैबिन में पहुंची। उसने फौरन अतीक को कॉल करने के लिए अर्थ का फोन उठाया, लेकिन अर्थ का फोन डेड हो चुका था। उसकी निराशा बढ़ गई। तो अब वो क्या करे, यही सोचते हुए उसने अपने फोन से अवनी को कॉल लगाया ताकि वो उससे अतीक का नंबर ले सके। सिर्फ अतीक ही उसके जहन में था जो उन दोनों की हेल्प कर सकता था। वैदेही ने फौरन ही अवनी को फोन लगाया और अवनी ने फौरन फोन उठा भी लिया। उसकी आवाज में नींद की खुमारी थी। वैदेही ने बिना समय गंवाए उससे अतीक का नंबर शेयर करने के लिए कहा। इससे पहले अवनी कुछ पूछ पाती, वैदेही ने अतीक का नंबर लेकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वो एक पल भी वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि अर्थ की हालत उसे काफी ज्यादा खराब लग रही थी। वैदेही ने तुरंत अतीक को फोन लगाया। फोन की दूसरी तरफ अतीक की नींद टूट चुकी थी। अतीक ने जैसे ही फोन उठाया, वैदेही ने घबराती हुई आवाज में उससे कहा, अतीक, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अर्थ यहाँ ऑफिस में बेहोश हो गए हैं। उनके हाथ पांव भी एकदम ठंडे पड़ चुके हैं। मैंने किसी तरह कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा तोड़ा ताकि मैं हेल्प मांग सकूं। उसकी आवाज में डर और बेबसी थी। अतीक ने अनजान बनते हुए कहा, क्या कहा? कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा तोड़ा? मतलब तुम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बंद थे? उसकी आवाज में हैरानी थी, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। हाँ, हम लोग कल पूरी रात कॉन्फ्रेंस रूम में ही बंद थे। ये सब छोड़ो, पहले तुम डॉक्टर को कॉल करो और प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैं अर्थ को अकेले यहाँ से हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती, और वैसे भी मेन डोर इस टाइम लॉक है, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। प्लीज जल्दी आ जाओ, वैदेही ने लगभग चीखते हुए कहा। अतीक ने ओके बोलकर फोन रखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो चुका था। उसे पता था कि अर्थ के साथ क्या मेडिकल प्रॉब्लम है। उसका ब्लड शुगर लेवल डाउन हो गया होगा। वो इसीलिए अपने मील का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, और कल रात से तो वैदेही और अर्थ दोनों ने ही कुछ भी नहीं खाया होगा। अतीक ने फटाफट अपनी गाड़ी ऑफिस के लिए दौड़ाई। उसे पहले ही डॉक्टर को फोन करके ऑफिस के एड्रेस पर आने के लिए बोल दिया था। इस समय बार बार उसके फोन पर अवनी का कॉल आ रहा था, क्योंकि उसे बहुत बेचैनी थी ये जानने की आखिर वैदेही ने क्यों अतीक का नंबर इतनी जल्दबाजी में मांगा है, और वो पूरी रात घर क्यों नहीं आई। अतीक ने अवनी को बताया कि कल रात अर्थ और वैदेही ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में लॉक हो गए थे, और इस समय अर्थ की हालत खराब है। वो उसके लिए ही मेरा नंबर मांग रही थी। अवनी जानती थी कि अर्थ और वैदेही के बीच कुछ चल रहा है। उसने उन दोनों को एक दूसरे के काफी करीब देखा था। अवनी ने अतीक से पूछा, भाई, क्या मैं भी वहां आ सकती हूँ? उसकी आवाज में उत्सुकता थी। वैदेही है अर्थ का ध्यान रखने के लिए, तो टेंशन मत ले, मैं तुझे अपडेट कर दूंगा, अतीक ने बोलते हुए फोन रखा। इधर वैदेही अर्थ के करीब बैठकर उसके हाथों को रगड़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अर्थ की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर और भी ठंडा पड़ता जा रहा था। आखिरकार वैदेही के फोन करने के अगले आधे घंटे में अतीक और डॉक्टर दोनों ही वहां आ चुके थे। वैदेही ने जैसे ही डोर खुलने की आवाज सुनी तो वो दौड़कर मेन डोर तक पहुंची। उसके चेहरे पर राहत साफ झलक रही थी। अतीक वैदेही के चेहरे पर अर्थ के लिए परवाह साफ देख पा रहा था। उसे ये एहसास होते देर न लगी कि वैदेही अर्थ से प्यार करने लगी है, लेकिन अर्थ भाई उसके साथ सिर्फ बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये विचार उसे बेचैन कर रहा था। अतीक ने अपने दिमाग को डाइवर्ट करते हुए फौरन डॉक्टर को अर्थ को देखने के लिए कहा। इसका शुगर लेवल डाउन हो गया है। इनको मैंने पहले भी कहा है कि इन्हें अपने मील का ध्यान रखना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम शुगर लेवल बैलेंस करने के लिए इनको शुगर इंटेक तो लेना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए मैं इनको ग्लूकोजन इंजेक्शन दे रहा हूँ। फिलहाल इन्हें रेस्ट की जरूरत है, तो आप इनको रेस्ट दे। डॉक्टर चेकअप करके चले गए थे। वैदेही को अब जाकर पता चला कि अर्थ के साथ क्या प्रॉब्लम है। उसकी चिंता थोड़ी कम हुई। उसने अतीक से कहा, मेरी हेल्प करो अर्थ को कार तक ले जाने में। मैं इनको घर लेकर जाती हूँ, वहां मैं इनका ध्यान रख लूंगी। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। अतीक ने वैदेही की मदद से अर्थ को संभाला और कार तक पहुंचा दिया। अर्थ का शरीर अभी भी बेजान सा था।
आगे के लिए वैदेही ने कहा, मैं कार ड्राइव कर लूंगी अर्थ की। थैंक्स, तुमने मेरी आज बहुत हेल्प की है। नो प्रॉब्लम, भाई के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अतीक ने कहा। और अब वैदेही कार ड्राइव करके अर्थ के घर तक आ चुकी थी। इधर अवनी ने देवांश के पूछने पर उसे यही बताया कि आज वैदेही बहुत जल्दी ऑफिस के लिए चली गई है। उसकी कोई जरूरी मीटिंग थी। तो देवांश बिल्कुल ही इस बात से अनजान था कि वैदेही के साथ कल रात क्या हुआ। वैदेही ने घर पर सर्वेंट्स की हेल्प से अर्थ को उसके रूम तक पहुंचा दिया था। उसने अर्थ को बेड पर लेटाया और लाइट ऑफ करके उसे रिलैक्स होने दिया। कल की पूरी रात अर्थ ढंग से सो नहीं पाया था और उसे रेस्ट की बहुत जरूरत थी। वैदेही नीचे किचन में अर्थ के लिए ब्रेकफास्ट बनाने चली गई थी। अर्थ को ब्रेकफास्ट करने की बहुत जरूरत थी। अर्थ की एक जिद ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। लेकिन इस सब से अनजान वैदेही ने एक पल के लिए भी उसको अकेला नहीं छोड़ा था। उसकी आंखों में अर्थ के लिए परवाह साफ थी। वैदेही ने अर्थ के लिए उसकी पसंद की कॉफी और साथ में ब्रेकफास्ट भी बना दिया था। उसकी हर चीज में अर्थ का ख्याल था। वैदेही उसके लिए ब्रेकफास्ट एक ट्रे में लगाकर उसके रूम की तरफ चली गई थी। उसे रूम का डोर खोला तो अर्थ जाग चुका था। उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। वैदेही ने उसे बड़े ही प्यार से गुड मॉर्निंग कहा, जैसे वो अभी पहली बार मिले हो, जबकि वो सुबह से उसके साथ ही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। अर्थ ने उसकी गुड मॉर्निंग का थोड़ी बुझी हुई आवाज में जवाब दिया। वैदेही ने अर्थ को ब्रेकफास्ट सर्व किया। अर्थ बड़ी ही हैरानी से वैदेही की तरफ देख रहा था। वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रही थी। अर्थ हमेशा से अकेला ही रहा था, तो उसे इस सब की आदत नहीं थी। उसके लिए ये एक नया अनुभव था। अर्थ ने वैदेही से पूछा, तुमने ब्रेकफास्ट किया? नहीं, मैं खा लूंगी, पहले आप खा लो। वैसे भी आपकी काफी तबीयत खराब हो गई थी सुबह, तो पहले आप अपने ऊपर ध्यान दो। मैं तो चलती फिरती हूँ आपकी वजह से, वैदेही ने अर्थ से कहा। उसकी आवाज में हल्का मजाक था। मेरी वजह से मतलब? अर्थ ने वैदेही से पूछा तो वैदेही ने जवाब दिया, आपने मुझे ठंड से बचाया, वरना सुबह तक तो मेरी हालत आपसे भी ज्यादा खराब होती। मैं तुम्हें कैसे ठंड लगने दे सकता था? अर्थ ने वैदेही की आंखों में देखते हुए कहा। तो वैदेही थोड़ा शर्मा गई। उसके गालों पर हल्की लाली आ गई। उसे अर्थ को सही सलामत देखकर बेहद खुशी हो रही थी। अर्थ ने वैदेही को अपने नजदीक बैठने के लिए कहा, तो वैदेही अर्थ के करीब ही बैठ गई। अब अर्थ वैदेही को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट खिलाने लगा। वैदेही और अर्थ साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। एक अजीब सी नजदीकी उनके बीच बढ़ रही थी। इधर देवांश के लिए अवनी ने ब्रेकफास्ट सर्व किया। उसने देवांश से ब्रेकफास्ट के दौरान पूछा, आपको नहीं लगता कि आपको घर से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए? ऐसे तो आपका माइंड डिप्रेस हो जाएगा। उसकी आवाज में चिंता थी। लेकिन कहाँ जाऊँ और किसके साथ? देवांश ने अवनी से पूछा तो अवनी ने बिना सोचे कहा, मैं हूं ना, आप मेरे साथ बाहर जा सकते हो। एक काम करते हैं, हम लोग मूवी देखने चलते हैं। एक बहुत ही मस्त कॉमेडी मूवी लगी है, देखकर आपका मूड रिफ्रेश हो जाएगा। उसकी आंखों में चमक थी। ठीक है, फिर तुम टिकट बुक कर लो, आज हम दोनों मूवी देखने चलते हैं। देवांश ने अवनी की हाँ में हाँ मिला दी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। इधर वैदेही और अर्थ ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो वैदेही ने अपना फोन उठाकर सबसे पहले पारितोष को फोन लगाया। हाय तोशी, कैसे हो? ठीक हूँ, लेकिन तुमसे नाराज हूँ, पारितोष ने कहा। उसकी आवाज में शिकायत थी। मुझे पता है, लेकिन जब तुम्हें मेरे ना आने का रीजन पता चलेगा तो तुम मुझे चुटकियों में माफ कर दोगे, वैदेही ने पारितोष से कहा। उसकी आवाज में हल्की हंसी थी। अब क्या बहाना है तेरे पास? पारितोष ने कहा। तो वैदेही ने पारितोष को सब कुछ सच सच बता दिया, ऑफिस में फंसने से लेकर अर्थ की तबीयत खराब होने तक। अब पारितोष का गुस्सा फिक्र में बदल गया। कैसी हो तुम, ठीक तो हो? पारितोष ने वैदेही से पूछा, तो वैदेही ने जवाब दिया, मैं एकदम ठीक हूँ। अर्थ थे मेरे साथ, उन्होंने मेरा ख्याल रखा। यह अर्थ तो वही शख्स है ना जिसने उस दिन पार्टी में 51 करोड़ का चेक दिया था? पारितोष ने वैदेही से पूछा, तो वैदेही ने हाँ में जवाब दिया। तो तुम अर्थ की कंपनी में काम कर रही हो? पारितोष की आवाज में हैरानी थी। हाँ। तो तुम मेरे साथ भी तो काम कर सकती थी, पारितोष ने नाराज होते हुए कहा। तो वैदेही ने जवाब दिया, जब मिलूंगी तब तुम्हें सब बताऊंगी। तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है, पारितोष ने शिकायत भरे लहजे में कहा। तो वैदेही ने उसे संडे को मिलने के लिए कहा। वहीं अर्थ भी मौजूद था और उसने उन दोनों की एक एक बात सुन ली थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसकी आंखें वैदेही पर टिकी थी। उसे पता था कि वैदेही पारितोष से संडे को मिलने की बात कर रही थी, और सैटरडे और संडे को अर्थ अपने दादाजी के पास जाता है, तो ऐसे में वो कैसे वैदेही को पारितोष से मिलने से रोकेगा?
और वैसे भी उसे इतना फर्क पड़ ही क्यों रहा है वैदेही और पारितोष के मिलने से? वो इस बारे में नहीं सोच पा रहा था। उसके दिमाग में एक उलझन थी। उसके दिमाग से एक नया आइडिया निकलने के लिए बेताब था। एक ऐसा आइडिया जो वैदेही और पारितोष की मुलाकात को रोकने के लिए कुछ भी कर सकता था। अर्थ ने वैदेही को पारितोष से मिलने से रोकने के लिए एक नया और शायद खतरनाक प्लान बना लिया है, लेकिन वो खुद उस दिन वहां नहीं होगा। क्या उसका ये नया आइडिया सफल होगा? अर्थ के इस बदले की आग में क्या वैदेही अनजाने में और करीब आती जाएगी या उसे अर्थ के असली इरादों का पता चल जाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अर्थ अब पहले से काफी संभल चुका था। सुबह की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। उसने वैदेही से कहा, तुम ऑफिस चली जाओ। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। अगर मैं ऑफिस चली गई तो यहाँ आपको कौन देखेगा? कहीं आप फिर से बेहोश हो गए तो? नहीं बाबा, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती, वैदेही ने अर्थ की फिक्र करते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अधिकार था। अर्थ हैरानी भरी निगाहों से वैदेही को देख रहा था। उसने कहा, आज से पहले जब तुम मेरी लाइफ में नहीं थी तब भी मैं अपना ख्याल रख रहा था, तो फिर इस बार भी रख सकता हूँ। तब मैं आपकी लाइफ में नहीं थी, लेकिन अब जब मैं हूँ तो मैं आपको इस तरह बीमारी की हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, वैदेही ने बड़े हक से कहा। तो इस पर अर्थ ने वैदेही से पूछा, और ये तुम किस रिश्ते से कर रही हो? क्या मैं मान लूं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? उसकी आवाज में एक दबी हुई हंसी थी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो मैं इंसानियत के नाते कर रही हूँ, और फिर मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट भी तो हूँ, वैदेही ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा। उसके गालों पर हल्की लाली थी। अर्थ के दिमाग ने अब काम किया। उसने फौरन सोच लिया कि वो वैदेही को अपने साथ अपने दादाजी के फार्म हाउस पर चलने के लिए मनाएगा, और ये उसे अब भी करना होगा। उसने फौरन ही वैदेही से कहा, तुम्हें शायद अवनी ने बताया होगा कि मैं हर सैटरडे और संडे अपने दादाजी के पास अपने फार्म हाउस पर जाता हूँ, लेकिन लगता है इस बार उन्हें अपने पोते को देखे बिना ही काम चलाना पड़ेगा। वो कितना इंतजार करते हैं हफ्ता खत्म होने का। लेकिन बोलकर अर्थ चुप हो गया। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। इस पर वैदेही ने कहा, आप प्रतीक को क्यों नहीं बोलते? वो आपको ले जाएगा आपके दादाजी के फार्म हाउस पर। उसके पहले से प्लान्स है, तो वो मेरे साथ नहीं जा सकता, और ना ही मैं तुम्हें बोल सकता हूँ जाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा भी पारितोष के साथ लंच का प्लान है। मुझे दादाजी को मना ही कर देना चाहिए। थोड़ा बुरा जरूर लगेगा उन्हें, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। बोलते हुए अर्थ ने अपना फोन उठाया ही था जब वैदेही ने अर्थ का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। मैं चलूंगी आपके साथ, आप अपने दादाजी का दिल मत तोड़िए। मैं पारितोष को फोन करके बोल देती हूँ कि हम लोग किसी और दिन मिल लेंगे। मैं कल आपके साथ आपके दादाजी के फार्म हाउस पर चलूंगी। वैदेही की आवाज में दृढ़ता थी। उसकी आंखों में अर्थ के दादाजी के लिए एक अजीब सी सहानुभूति थी। अर्थ के लिए अपनी कार ड्राइव करके वहां तक जाना मुश्किल नहीं था, बस वो वैदेही को यहाँ पारितोष के पास नहीं छोड़ना चाहता था। इसी वजह से उसने ये सब किया था। उसे पता था कि वैदेही का इनोसेंट हार्ट किसी को भी हर्ट नहीं होने देगा। अच्छा एक काम करो, अब तुम घर जाओ। कल के लिए तुम्हें पैकिंग भी करनी होगी। थोड़े गर्म कपड़े रख लेना, वहाँ मौसम यहाँ से ठंडा है। बोलते हुए अर्थ ने वैदेही को छोड़ दिया था। वैदेही ने कहा, मैं आपको डिनर करवा कर ही जाऊंगी। अभी मैं जाकर नीचे डिनर की तैयारियां देख लेती हूँ। वैदेही के कदम अर्थ के रूम से नीचे हॉल की तरफ बढ़ गए थे। अर्थ अब काफी रिलैक्स महसूस कर रहा था। उसे पता था कि अब वैदेही उसके साथ ही जाएगी। इधर अवनी और देवांश मूवी देखने के लिए निकल गए थे। देवांश कार ड्राइव कर रहा था और अवनी उसकी बगल वाली सीट पर बैठी थी। जब देवांश ने उससे पूछा, ये तो तुम्हारे जॉब का हिस्सा नहीं है? उसकी आवाज में हल्की सी जिज्ञासा थी। क्या नहीं है? अवनी ने अनजान बनते हुए पूछा। उसकी नजरें सड़क पर थी। मेरे साथ मूवी देखने जाना? देवांश ने अवनी से पूछा। एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर थी। अवनी ये सब पता नहीं क्यों कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा करना अच्छा लग रहा था। देवांश के साथ उसकी बढ़ती नजदीकी उसे एक नया एहसास दे रही थी। उसने जवाब दिया, मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो सोचा कि आपके साथ ही मूवी देख ली जाए। उसकी आवाज में मासूमियत थी। क्या सच में तुम जैसी इतनी अच्छी लड़की का भी कोई दोस्त नहीं है? देवांश ने हैरान होते हुए पूछा। उसकी भौएं तन गई तो अवनी ने कहा, अच्छा ऐसा क्या? क्या मैं सच में इतनी अच्छी लड़की हूँ? उसकी आंखों में चमक थी। जहां तक मैंने तुम्हें जाना है तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, देवांश ने कहा। उसकी आवाज में ईमानदारी थी। लेकिन मेरे भाई मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते, वो तो मुझे शैतान की नानी बुलाते हैं। बोलते हुए अवनी मुस्कुरा रही थी। उसकी हंसी ने माहौल को हल्का कर दिया।
अच्छा, तो तुम इतनी शरारती हो, लेकिन मैंने तो तुम्हें अच्छे बच्चों की तरह काम करते हुए देखा है। मेरे सामने तो तुमने आज तक कोई शरारत नहीं की है। देवांश ने अवनी से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्मजोशी थी। अवनी ने नोटिस किया कि देवांश का मूड इस समय काफी अच्छा है, तो क्यों ना उससे उसके पास्ट के बारे में बात की जाए, क्योंकि जब तक इस बारे में वो खुलकर अपनी फीलिंग्स नहीं बता देता वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और शायद इसी तरह अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बनाकर रखेगा जिसे क्रॉस कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? अवनी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। उसकी आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी, तो देवांश ने फौरन ही हाँ कहा। आपकी एंगेजमेंट कैसे टूटी थी? कौन थी वो लड़की? कैसी थी वो? अवनी ने तो एक के बाद एक सवाल दाग दिए थे देवांश पर, जैसे उसे जानने की बहुत उत्सुकता हो। इतना सुनना था कि देवांश का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसके चेहरे पर अचानक गुस्सा छा गया। उसने गुस्से में गाड़ी को वापस घर की तरफ घुमा दिया। उसने अवनी से कहा, तो इस वजह से तुम मेरी इतनी परवाह कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत है? मैं अकेले ही अपने आप को संभाल सकता हूँ। अच्छा होगा कि तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। इसके बाद देवांश ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा। उसने कार काफी स्पीड से घर की तरफ दौड़ा दी थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। आखिरकार वो लोग वहीं वापस आ गए थे जहां से वो लोग चले थे। अवनी का ये एफर्ट एकदम जाया हो गया था। उसके चेहरे पर निराशा थी, लेकिन इस समय देवांश को गुस्से में देखकर उसके आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो आज देवांश के अंदर का दुख उसके जुबान तक लाने में नाकामयाब साबित हुई थी, लेकिन अवनी भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो दोबारा कोशिश जरूर करेगी। इधर वैदेही ने अर्थ के लिए डिनर सर्व करवा दिया था। अब वो अर्थ को लेने के लिए उसकी रूम की तरफ जा रही थी। उसके कदमों में एक अजीब सी उत्सुकता थी। अर्थ इसी समय वॉशरूम से नहाकर बाहर आया था। पूरा दिन रेस्ट करने की वजह से उसके शरीर में लेजीनेस भर गई थी, जिसे दूर करने के लिए उसने नहाना सही समझा था। लेकिन ये टाइमिंग कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड होने वाली थी दोनों के लिए। वैदेही ने जैसे ही रूम में कदम रखा तो सामने अर्थ को उसने सिर्फ टॉवल में खड़े हुए देखा। अर्थ के बाल गीले थे और उसके शरीर से पानी की बूंदें टपक रही थी। वैदेही ने फौरन अपनी नजरें झुका ली। उसके गाल लाल हो गए। अर्थ ने जैसे ही वैदेही को सामने खड़े हुए देखा तो वो वहां से 10 कदम का फासला तय करके वैदेही के एकदम नजदीक आ चुका था। वैदेही पहले से ही काफी ज्यादा होपलेस फील कर रही थी इस तरह की सिचुएशन की वजह से। ऊपर से अर्थ का उसके इस तरह करीब आना उसे और ज्यादा परेशान कर रहा था। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई। अर्थ ने वैदेही की आंखों में देखे बिना ही उससे कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। अर्थ, आपका डिनर लग चुका है। मैं आपको बुलाने आई थी। सॉरी, मैं बिना डोर नॉक किए अंदर आ गई। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्थ ने तो जैसे उसकी कोई बात सुनी ही नहीं। वो उसी तरह उसके नजदीक आ रहा था, जिसे देखकर मालूम पड़ रहा था कि उसके इरादे काफी खतरनाक हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्थ के नजदीक आते आते वैदेही ने अपना होश संभाला और दौड़कर वो रूम से बाहर निकल गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। अब जाकर वो अपनी दिल की धड़कनों को संभाल पाई थी। अर्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी जो उसने मिरर में नोटिस की, तो उसने खुद से कहा, इतनी ज्यादा स्माइल, ऐसा भी क्या हो गया है अर्थ? संभाल अपने आप को। बोलते हुए अर्थ ने अपने चेहरे की स्माइल समेट ली थी। वापस अपने कठोर रूप में आ गया। अर्थ ने अपनी नाइट वेयर पहनी और जल्दी ही वो तेज कदमों से नीचे आ गया था। वैदेही वहीं चेयर के पास हाथ बांधकर खड़ी थी। जब अर्थ ने उसे डाइनिंग टेबल पर साथ बैठकर डिनर करने के लिए कहा, वैदेही थोड़ा संकुचाते हुए बैठ ही गई अर्थ की बगल वाली चेयर पर। दोनों ने साथ में डिनर किया, जिसके बाद उसने वैदेही को उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए कहा, तो वैदेही ने मना कर दिया। अर्थ ने उसके मना करने पर उसे अपनी एक कार की चाबी देते हुए कहा, तुम्हारे पास कार नहीं है इस टाइम, तो तुम फिलहाल ये कार ड्राइव करोगी। जैसे तुम्हारी कार रिपेयर होकर आ जाएगी तो तुम लौटा देना। उसकी आवाज में एक आदेश था। वैदेही चाबी लेकर और अगले दिन सुबह 8 बजे आने का बोलकर चली गई थी। वैदेही अब अर्थ की दी हुई कार चला रही है और कल सुबह उसके घर वापस आ रही है। देवांश और अवनी के बीच क्या होगा जब अवनी दोबारा देवांश से उसके पास्ट के बारे में बात करने की कोशिश करेगी? क्या अर्थ का प्लान वैदेही और पारितोष के डिनर को रोक पाएगा? और अर्थ के इस बदले हुए व्यवहार के पीछे क्या है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।
वैदेही अपने घर आई तो आज उसे हॉल में कोई भी दिखाई नहीं दिया। घर का माहौल काफी ज्यादा टेंस लग रहा था। एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। उसे घर की मेड से पूछा तो उसने बताया, देवांश बाबा का मूड आज काफी खराब था तो वो जल्दी ही सोने चले गए। कुछ हुआ है क्या? और अवनी कहाँ है? वैदेही ने पूछा तो उसने जवाब दिया, वो भी देवांश बाबा सोने के बाद अपने रूम में चली गई हैं। ओके, बोलकर वैदेही अपने रूम में चली गई। उसके दिमाग में कल रात की सारी घटनाएं घूम रही थी। उसे रात में ही अपने कल के लिए बैग पैक कर लिया था। सुबह उसे जल्दी ही निकलना था। वैदेही चेंज करके अपने बेड पर लेट गई। उसने लाइट्स ऑफ की तो उसके दिमाग में सोने के पहले अर्थ का ख्याल आया। एक पल को वो झिझकी, लेकिन फिर सोचा कि क्यों ना उसकी एक बार फोन करके तबीयत पूछ ली जाए। उसकी फिक्र उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वैदेही ने सोचते सोचते फोन उठाया तो अर्थ अभी सोया नहीं था। शायद वो भी किसी गहरी सोच में था। वैदेही के फोन करते ही उसने फोन उठा लिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी जो रात की खामोशी में और भी गहरी लग रही थी। अब तबीयत कैसी है आपकी? वैदेही की आवाज में सच्ची परवाह थी। अभी तो तुम मुझे देख कर गई थी, इतनी देर में क्या होना था मुझे, मैं एकदम ठीक हूँ। अर्थ ने जवाब दिया। उसकी आवाज में हल्का मजाक था, लेकिन वैदेही को उसमें एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। वो बस मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। आपके पास कोई है नहीं आपका ध्यान रखने के लिए, और ऊपर से आज सुबह जो आपका हाल मैंने देखा था उसके बाद से मुझे आपकी फिक्र हो रही है। वैदेही की आवाज से ही अर्थ को मालूम हो रहा था कि उसे सच में उसकी फिक्र हो रही थी। अर्थ के दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, एक ऐसी फीलिंग जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं की थी। अर्थ ने कहा, तुम्हें याद है ना कि कल सुबह 8 बजे तुम्हें मेरे घर पहुंचना है मेरे साथ चलने के लिए? उसकी आवाज में एक उम्मीद थी। हाँ, मुझे अच्छे से याद है, कल मिलते हैं, बोलकर वैदेही ने फोन रख दिया। लेकिन अर्थ की यादें वो अपने दिमाग से नहीं झटक पा रही थी। वो उन्हीं यादों में सोई और सुबह कब हुई उसका उसे अंदाजा नहीं हुआ था। उसका दिल एक नई धुन पर धड़क रहा था। सुबह उठकर वैदेही सबसे पहले अपने भाई देवांश के पास गई। गुड मॉर्निंग भाई। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी। गुड मॉर्निंग, क्या बात है, आज तो छुट्टी है, फिर भी तू इतनी जल्दी जाग गई? कुछ तो बात है, बता मुझे। देवांश वैदेही के चेहरे को देखकर ही समझ गया था। उसकी बहन के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वैदेही ने देवांश को बताया, भाई मुझे अर्थ के साथ उनके दादाजी के फार्म हाउस पर जाना है। कल अर्थ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी तो मैंने खुद अर्थ को बोल दिया था कि मैं उनके साथ जाऊंगी। तो मेरी बहन को अर्थ की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कहीं तू उसे पसंद तो नहीं करने लगी? देवांश ने वैदेही से पूछा। उसकी आवाज में हल्की छेड़छाड़ थी, लेकिन आंखों में चिंता भी थी। तो वैदेही ने जवाब दिया, भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप ज्यादा ही सोच रहे हो। अर्थ ने आज तक हमारी कितनी हेल्प की है, मैं कम से कम इतना तो कर ही सकती हूँ। उसकी आवाज में थोड़ी झिझक थी। सही कहा तूने, मुझे प्राउड है कि तू मेरी बहन है। बस मुझे अपडेट करते रहना, मुझे पता होना चाहिए मेरी बहन ठीक है। देवांश ने वैदेही से कहा। उसकी आवाज में एक भाई का प्यार और थोड़ी सी हिदायत थी। तो वैदेही ने देवांश को खुशी में गले लगा लिया। थैंक्स भाई, आप भी अपना ध्यान रखना, बोलकर वैदेही रेडी होकर वहां से अपना बैग लेकर निकल गई थी। आज देवांश का भी अपने ऑफिस जाने का प्लान था। काफी दिन हो गए थे जब वो अपने ऑफिस नहीं गया था। उसे अपनी डूबती हुई कश्ती को एक बार फिर से बचाने की कोशिश करनी थी। वो भी अपने ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया था, एक नई उम्मीद के साथ। इधर वैदेही अर्थ की ही कार लेकर अपने घर से अर्थ के घर के लिए निकल गई थी। सड़क पर सुबह की ताजी हवा थी। अर्थ भी पहले से ही रेडी था। वैदेही के आते ही दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और वैदेही के हाथों की कॉफी पीकर अर्थ और वैदेही चलने के लिए रेडी हो गए थे। अर्थ के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। कार वैदेही ड्राइव कर रही थी। अर्थ उसकी बगल वाली सीट पर बैठा था और उसे रास्ता बता रहा था। जैसे जैसे वो उस लोकेशन के करीब पहुंच रहे थे, उन्हें खूबसूरत नजारे देखने को मिल रहे थे और ठंड बढ़ती जा रही थी। वैदेही के गर्म कपड़े उसके बैग में थे, जो इस समय पीछे कार की डिक्की में बंद था। अर्थ ने जब देखा कि ठंड से वैदेही के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो उसने अपना जैकेट निकालकर वैदेही के शोल्डर्स पर डाल दिया। उसकी आंखों में एक अनकही परवाह थी। वैदेही ने एक नजर उठाकर अर्थ की तरफ देखा। वो बड़े ही स्वीट अंदाज में उसी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। वैदेही ने अपनी नजरों को वापस से रास्ते पर फोकस कर दिया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई, एक ऐसी मुस्कान जो उसके दिल की बात कह रही थी। दोपहर तक दोनों अर्थ के दादाजी के फार्म हाउस पर पहुंच गए थे। उसके दादाजी फ्राइडे रात को ही एक्सपेक्ट कर रहे थे अर्थ को, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाया था। वैदेही और अर्थ कार से बाहर आई तो वैदेही ने आसपास का नजारा देखा, जो बिल्कुल भी भूलने वाला नहीं था। पहाड़ों और हरियाली से घिरा वो फार्म हाउस बेहद खूबसूरत था।
हवा में एक ताजगी थी। उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ दिख रही थी। अर्थ ने कहा, आओ मैं तुम्हें अपने दादाजी से मिलवाता हूँ। बोलते हुए अर्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। उसके चेहरे पर अपने दादाजी से मिलने की खुशी थी, एक मासूमियत जो अर्थ के कठोर चेहरे पर कम ही दिखती थी। सर्वेंट ने उनके सामान को कार से निकाल लिया था। अर्थ वैदेही को अपने दादाजी के रूम में लेकर जा रहा था। वैदेही अर्थ की एक्साइटमेंट देखकर समझ गई थी कि वो अपने दादाजी से कितना प्यार करता है। यह अर्थ का एक ऐसा रूप था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वैदेही ने अर्थ को याद दिलाया, अर्थ आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, आपके दादाजी गलत समझेंगे। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी और एक अजीब सी शर्म। होप्स सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा। बोलते हुए अर्थ ने वैदेही का हाथ छोड़ दिया। अर्थ के दादाजी अपने रूम में बेड पर बैठकर बुक पढ़ रहे थे। जब अर्थ रूम में एंटर हुआ, उसके दादाजी ने मुंह बनाते हुए कहा, तू तो कल आने वाला था, अब इतना लेट। उनकी आवाज में प्यार भरी नाराजगी थी। तभी वैदेही रूम में दाखिल हुई तो दादाजी के चेहरे पर एक खुशी की लहर बिखर गई। उनकी आंखें चमक उठी। वैदेही के ऊपर अर्थ की जैकेट देखकर ही दादाजी समझ गए कि ये लड़की कुछ स्पेशल है, वरना अर्थ हमेशा अकेला ही रहा है। किसी लड़की को वो अपने करीब आने नहीं देता था। दादाजी ने अर्थ को छोड़कर अब वैदेही से पूछा, बेटा तुम कौन हो? उनकी आवाज में उत्सुकता और गर्मजोशी थी। दादाजी ये वैदेही है। अर्थ ने जवाब दिया तो दादाजी ने कहा, बेटा बहुत सुंदर नाम है तुम्हारा, तुम क्या अर्थ की गर्लफ्रेंड हो? दादाजी की ये बोल्ड वर्ड सुनकर वैदेही हैरान हो गई और शर्मा गई। तो अर्थ ने बीच में बोला, दादाजी ऐसा कुछ नहीं है, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? वैदेही सिर्फ मेरी असिस्टेंट है। अच्छा, आज तक तो कोई असिस्टेंट तू अपने साथ मुझसे मिलवाने नहीं लाया? दादाजी अर्थ को शक भरी नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अर्थ की चाल को पकड़ रहे हो। अर्थ ने दादाजी से कहा, अच्छा दादाजी, मैं वैदेही को उसका रूम दिखा देता हूँ, ये थोड़ा आराम कर ले, फिर हम लोग फार्म पर चलेंगे। वैसे भी वैदेही थक गई है। उसकी आवाज में थोड़ी जल्दबाजी थी, जैसे वो इस बातचीत से बचना चाहता हो। ठीक है बेटा। वैदेही बेटा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। दादाजी ने कहा तो वैदेही ने भी सेम ही जवाब दिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा दादाजी। अब अर्थ उसे रूम दिखाने के लिए अपने साथ ले गया था। तब वैदेही ने कहा, वाह अर्थ, दादाजी तो बहुत मस्त है, एकदम फ्रैंक नेचर है उनका। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलकर। उसकी आवाज में एक सच्ची प्रशंसा थी। अभी जब तुम उन्हें आगे जानोगी तब पता चलेगा मेरे दादाजी कितने एडवांस्ड हैं। तुम्हें अगले 2 दिन बहुत मजा आने वाला है। अर्थ ने वैदेही से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। अब तक वैदेही का रूम आ गया था। अर्थ ने वैदेही को उसके रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए कहा तो वैदेही ने अर्थ के जाने से पहले उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। रुकिए। अर्थ के कदम वहीं रुक गए। वैदेही ने उसके हाथ को छोड़ा और उसकी जैकेट जो उसे अर्थ ने पहनाई थी उतारकर अर्थ को वापस की। अर्थ इस समय वैदेही की आंखों में खो गया था। एक पल के लिए वो सब कुछ भूलकर वैदेही को सिर्फ वैदेही समझकर ही देख रहा था, जिसके लिए उसके दिल में फीलिंग्स ना चाहते हुए भी पैदा होने लगी थी। उसके अंदर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था, एक ऐसा एहसास जो उसे खुद भी परेशान कर रहा था। अर्थ ने अपनी नजरों को नीचे कर लिया और अपनी जैकेट वैदेही के हाथों से लेकर वो अपने रूम में आ गया था। उसके ज़हन में वैदेही की वो खूबसूरत आंखें छा गई थी। उसने अपने रूम का डोर लॉक किया और उस जैकेट को अपने करीब लाकर उसमें से वैदेही की खुशबू को अपने में समाने की कोशिश करने लगा। वैदेही की मीठी खुशबू उसके अंदर तक उतर रही थी। आज के बाद ना तो वो इस जैकेट को खुद पहनने वाला था और ना ही उसे वॉश करने के लिए देने वाला था। उसमें बसी हुई वैदेही की खुशबू को वो मिटाना नहीं चाहता था। अर्थ को वैदेही के लिए गहरी फीलिंग्स होने लगी है, जो उसके बदले के प्लान को चुनौती दे रही है। दादाजी ने भी वैदेही को अर्थ की गर्लफ्रेंड समझा है। क्या इससे अर्थ के प्लान में कोई रुकावट आएगी? अर्थ के इस बदलते हुए दिल और बदले की आग के बीच क्या वैदेही अनजाने में और करीब आती जा रही है? अर्थ के इस बदले हुए व्यवहार के पीछे क्या है, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। वैदेही अपने रूम में आकर विंडो के पास खड़ी हुई। वहां से दूर दूर तक का नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। पहाड़, हरियाली और एक खुला आसमान, सब कुछ आंखों को सुकून दे रहा था। अर्थ का रूम भी उसके रूम के एकदम बगल में ही था। वैदेही बहुत खुश थी यहाँ आकर। उसे शहर की भाग दौड़ से दूर एक नई शांति मिल रही थी। उसे सबसे पहले अपने भाई देवांश को फोन किया। भाई, हम लोग पहुंच चुके हैं।
ये जगह बेहद खूबसूरत है। काश आप भी यहाँ होते तो आपका भी माइंड रिफ्रेश हो जाता। उसकी आवाज में सच्ची खुशी थी, एक ऐसी खुशी जो उसने पिछले कुछ दिनों में कम महसूस की थी। तुम बस अपना ध्यान रखो, कभी मौका लगा तो चलेंगे साथ में, देवांश ने वैदेही से कहा। उसकी आवाज में थोड़ी उदासी थी, जैसे वो खुद भी वहां होना चाहता। वैदेही ने कहा, ओके भाई, अपना ध्यान रखना, बोलकर फोन रख दिया। अब जाकर वैदेही ने विंडो से बाहर के नजारे के अलावा बाकी रूम में नजर दौड़ाई। काफी एंटीक तरीके से सजा हुआ था वो रूम, हर चीज में क्लासिक टच था। उसका बेड जो उस रूम में डला हुआ था, राउंड शेप का एक काफी बड़ा और सॉफ्ट बेड था। वैदेही का दिल तो चाह रहा था कि वो बस यहीं बस जाए, और मन ही मन वो अर्थ का थैंक्स भी कर रही थी उसे यहाँ लाने के लिए, इस सुकून भरी जगह पर। वो चेंज करके रेस्ट करने के लिए बेड पर लेट गई। थोड़ी थकी होने की वजह से उसकी आंख लग गई। उसे सोते हुए शाम के 4 बज चुके थे जब अर्थ उसे उठाने के लिए उसके रूम में आया। उसे हल्के से नॉक किया तो वैदेही ने रूम नहीं खोला। अब अर्थ रूम का डोर खोलकर उसके रूम में आ गया। उसने देखा उस बेड पर, जिस पर व्हाइट कलर के सैटिन बेडशीट बिछी थी, वैदेही अपने पांव ठंड से सिकुड़कर सो रही थी। उसके चेहरे पर नींद की मासूमियत थी। उसे व्हाइट कलर के पिलो को कसकर अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था, जैसे वो उससे अपनी ठंड को दूर करने की कोशिश कर रही हो। उसने खुद भी एक व्हाइट कलर का फ्लोरल ड्रेस ही पहना हुआ था, जो उसके ऊपर काफी खूबसूरत लग रहा था। अर्थ ने वैदेही को डिस्टर्ब नहीं किया। वो वहीं सामने डाले काउच पर अपने एक पांव पर दूसरा पांव रखकर बैठ गया। वो वैदेही को ही देख रहा था। उसकी पलकें तो जैसे झपकना ही भूल गई थी। एक अजीब सी शांति और उत्सुकता उसके चेहरे पर थी। ऐसे ही आधे घंटे बाद जब वैदेही अंगड़ाई लेती हुई जागी तो अपने सामने अर्थ को देखकर उसकी चीख ही निकल गई। एक पल के लिए डर से उसकी आंखें बड़ी हो गई। आप यहाँ कब आए? वैदेही ने अर्थ से पूछा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। अभी थोड़ी देर पहले, जब तुम सो रही थी, अर्थ ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी जो वैदेही को समझने में मुश्किल हो रही थी। तो आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? वैदेही ने हैरानी से पूछा, थोड़ा शिकायत के अंदाज में। क्योंकि तुम मुझे थकी हुई लग रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम खुद से उठ जाओगी तो तुम्हें फार्म पर लेकर चलूंगा। दादाजी वहां पहले ही जा चुके हैं, बस तुम्हारा और मेरा जाना बाकी है, अर्थ ने कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी परवाह थी। ठीक है, फिर चलते हैं, मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए, मैं रेडी हो जाती हूँ, वैदेही ने फुर्ती से कहा, अपने बालों को ठीक करते हुए। तुम तो ऐसे भी काफी अच्छी लग रही हो, अर्थ ने कहा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची थी। क्या सच में? वैदेही ने अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करते हुए अर्थ से पूछा। उसके गालों पर हल्की सी लाली थी, एक मासूम खुशी। अर्थ दीवान किसी की झूठी तारीफ नहीं करता। वैसे बाहर ठंड बहुत है, बेटर है तुम बूट्स पहन लो, पर एक कैप और जैकेट भी पहन लेना, अर्थ ने हिदायत दी। उसकी आवाज में एक अजीब सा अपनापन था। ओके, बोलकर वैदेही 10 मिनट की जगह 5 मिनट में ही रेडी हो गई थी। उसकी ऊर्जा वापस आ चुकी थी और उत्सुकता बढ़ गई थी। चलिए, वैदेही ने अर्थ से कहा। अर्थ आगे आगे और वैदेही उसके पीछे पीछे उसकी कार तक आए। अर्थ ने वहां पर खड़ी अपनी एक ओपन टेरेस कार ली वहां तक जाने के लिए। हवा में एक ताजगी थी और सूरज की किरणें हल्की पड़ रही थी। वो दोनों भी वहां से फार्म के लिए निकल गए थे। पूरे रास्ते वैदेही आसपास के नजारों का मजा ले रही थी। ठंडी हवा उसके बालों को छू रही थी। उसे शहर के शोरगुल से दूर एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास हो रहा था। जब 20 मिनट में अर्थ की कार फार्म की पार्किंग में आकर रुकी। अर्थ, ये किस चीज का फार्म है? यहाँ किस चीज की फार्मिंग की जाती है? वैदेही ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आवाज में बच्चों जैसा उत्साह था। मेरे दादाजी ये सब अपने शौक के लिए करते हैं। यहाँ वो सेब, अंगूर, अखरोट और बादाम की फार्मिंग करते हैं। मेरे दादाजी के सबसे पसंदीदा है सेब। देखो, अभी भी वो वहीं सेब वाले हिस्से में ही मिलेंगे। चलो मेरे साथ, अर्थ ने बताया। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी जो अपने दादाजी के शौक को बताते हुए आई थी। वैदेही की चलने की स्पीड ही उसकी एक्साइटमेंट बता रही थी। वो लगभग दौड़ रही थी। हेलो दादाजी, वैदेही ने दूर से ही चिल्लाया तो दादाजी ने उसे अपने पास आने के लिए कहा। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वैदेही स्पीड से चलते हुए अर्थ को पीछे छोड़ चुकी थी। दादाजी, आपका इंटरेस्ट तो मेरे इंटरेस्ट से बहुत मिलता है। मुझे भी एप्पल्स बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट फ्रूट है, वैदेही ने खुशी से कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। तो टेस्ट करो ना बेटा, तुम्हारा ही तो है, और बताना मुझे किस ब्रीड के एप्पल ज्यादा पसंद आए, दादाजी ने वैदेही से कहा।
उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और एक प्यार भरा अंदाज था। अब तक अर्थ भी वहां पहुंच चुका था। उसने एक एप्पल उठाकर वैदे की तरफ किया तो वैदे ही ने मना किया और कहा, मैं तो पेड़ से तोड़कर ही टेस्ट करूंगी, अगर दादाजी की परमिशन हो तो। उसकी आवाज में एक मासूम सी जिद थी। हाँ बेटा, ऑल योर्स। बोलते हुए दादाजी वहां से दूसरी डायरेक्शन में चले गए थे। असल में वो तो अर्थ और वैदेही को अकेले छोड़ना चाहते थे ताकि दोनों एक दूसरे के करीब आ सके। वो तो पहले से वैदेही से मिलकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे और चाहते थे कि अगर वैदेही सिर्फ अर्थ की असिस्टेंट है जैसा कि उसने कहा था, तो अर्थ इससे आगे बढ़े और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। यही एक वजह थी जो उन्होंने दोनों को वहां अकेले छोड़ दिया था। वैदेही अब बच्चों की तरह एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। सेब के पेड़ बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते, लेकिन इतने तो थे कि वो वैदेही का वजन संभाल सके। वैदेही पेड़ पर चढ़ने के लिए अर्थ को अपनी हेल्प करने के लिए कहती है। अर्थ तो उसे पूरा पागल ही समझ रहा था उसकी इस बचकानी हरकत पर। जब यहाँ इतने सारे एप्पल्स पड़े तो इसे पेड़ से तोड़कर ही क्यों खाना है? अजीब पागल लड़की है। अर्थ मन में सोच ही रहा था जब वैदेही पेड़ से 2-3 सेब तोड़ चुकी थी। उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी। अब उसके दोनों हाथ घिरे थे और वो नीचे कैसे उतरे यही सोच रही थी जब उसने अर्थ को आवाज लगाई। अर्थ सुनिए, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना नीचे आने में। उसकी आवाज में थोड़ी बेबसी थी। क्यों? जैसे तुम चढ़ी थी वैसे उतर नहीं सकती क्या? अर्थ ने वैदेही को घूरते हुए कहा। उसकी आवाज में हल्की चिढ़ थी लेकिन आंखों में एक चमक थी। तो वैदेही ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो जिसे अर्थ अपनी गोद में लेकर नीचे उतार दे। वैदेही के हाथों से अर्थ ने सबसे पहले वो सेब जो उसने तोड़े थे लेकर नीचे बास्केट में रखे, फिर उसकी तरफ अपनी बाहें फैला दी। कम ऑन, जंप, अर्थ ने वैदेही से कहा। तो वैदेही ने मना कर दिया। नहीं, मेरे हाथ पांव टूट जाएंगे। उसकी आवाज में डर था। यार, बी अ ब्रेव गर्ल, मैं हूं ना, तुम्हें कैच कर लूंगा, डोंट वरी। अर्थ उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज में एक विश्वास था, लेकिन वैदेही थी कि हरकतें किसी छोटे बच्चे से कम नहीं लग रही थी। दादाजी दूर खड़े होकर उन दोनों की इन हरकतों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उनके दिमाग में यही चल रहा था कि उनका खड़ूस पोता कुछ करेगा भी या बस ऐसे ही हाथ फैलाकर खड़ा रहेगा। जब अचानक से वैदेही का पांव फिसल गया और वो अर्थ की बाहों में आकर गिरी। अब अर्थ नीचे पर वैदेही उसके ऊपर थी। एक अजीब सी सिचुएशन थी। अर्थ ने उसको कमर से पकड़ा हुआ था। तब से मैं बोल रहा था जंप जंप, तब नहीं कूदी तुम। अब देखो, भगवान ने तुम्हें नीचे धकेल दिया। अर्थ वैदेही की मजाक उड़ा रहा था जब वैदेही अर्थ से अलग होते हुए अपने कपड़े झाड़ती है और सीधी खड़ी हो जाती है। उसके गालों पर हल्की सी शर्म थी। उसकी नजर अपने तोड़े हुए उन सेब पर पड़ी तो वो अपने आप को उन्हें टेस्ट करने से रोक नहीं सकी। उसने एक बाइट ली। उसकी आंखों में खुशी थी। अर्थ उसकी ये बच्चों जैसी हरकतें देखकर हैरान था। उसकी हरकतों से उसकी मेंटल एज किसी 10 साल की लड़की से ज्यादा नहीं लग रही थी, जबकि अर्थ काफी मैच्योर था। वैदेही एप्पल का जायका लेते हुए दादाजी के पास पहुंच गई थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। इधर अर्थ भी उसके पीछे ही आ रहा था। दादाजी ने अर्थ को देखते ही कहा, तुम क्यों वैदेही को फॉरेस्ट दिखाकर नहीं ले आते? लेकिन दादाजी, अभी तो रात हो जाएगी थोड़ी देर में। मैं वैदेही को कल लेकर चला जाऊंगा। अर्थ ने जवाब दिया। उसकी आवाज में हल्की सी झिझक थी। मुझे लगा कल तुमने निकलना होगा, इसीलिए आज दिखाने के लिए कहा। दादाजी ने अपनी बात स्पष्ट की। उनकी आवाज में एक अजीब सी प्लानिंग थी। ओह नो, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, मैं वैदेही को आज ही फॉरेस्ट घुमा देता हूँ, लेकिन हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। जंगल की रात होने वाली है और वैसे ही वहां जंगली जानवरों का खतरा रहता है और वैदेही मेरी जिम्मेदारी है। अर्थ ने कहा। उसकी आवाज में एक जिम्मेदार व्यक्ति की झलक थी जो वैदेही की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। हाँ ठीक है बेटा, तू बहुत समझदार है, पूरा ख्याल रखेगा वैदेही का। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वैदेही ने दादाजी की तरफ देखते हुए उन्हें थैंक यू कहा। चलने से पहले वैदेही ने कहा, एक काम करो, पहले आप कुछ खा लो, फिर हम लोग चलते हैं। बोलते हुए वैदेही ने अपना तोड़ा हुआ एप्पल अर्थ की तरफ बढ़ा दिया। अर्थ वैदेही को फॉरेस्ट तक ले जाने के लिए मान तो गया था, लेकिन सिर्फ दादाजी के कहने पर। इधर दादाजी चाहते थे कि दोनों बच्चे साथ में यहाँ क्वालिटी टाइम बिताएं। वैसे भी फिर यहाँ से वापस जाकर दोनों को काम ही तो करना है। अर्थ और वैदेही अब जंगल में जाने वाले हैं। रात होने वाली है और जंगली जानवरों का खतरा है। क्या इस जंगल की यात्रा में उनके बीच कुछ नया होगा
या जंगल का अंधेरा कुछ ऐसा छिपाए है जो उनके रिश्ते को एक खतरनाक मोड़ देगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।